हेलो एवरीवन, वेलकम टू द येट अनदर वीडियो ऑफ एनसीईआरटी सीरीज़। आज हम बात करने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। और हम कहते हैं रेस्पिरेशन को रेगुलेट दो तरीके से किया जा सकता है। वन इज़ द न्यूरल रेगुलेशन और जो दूसरा रेगुलेशन होता है दैट इज़ द केमिकल रेगुलेशन। और न्यूरल रेगुलेशन में बेसिकली हम कहते हैं कि दो सेंटर्स होते हैं जो आपकी रेस्पिरेशन को रेगुलेट करते हैं। वन इज़ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, अनदर इज़ द न्यूमोटैक्सिक सेंटर, राइट। अब बात करते हैं सबसे पहले रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के बारे में। हम कहते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो होता है दैट इज़ प्रेजेंट इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा, और मेडुला ऑब्लोंगेटा जो पार्ट होता है दैट इज़ द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, राइट। हम कहते हैं इस रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास दो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। वन इज़ द डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, अनदर इज़ द वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। हम क्या कहते हैं, जो मेडुला ऑब्लोंगेटा के डोर्सल पार्ट में जो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं उसे आपने डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स कहा। और डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स के जो एंटीरियो लेटरल साइड में जो प्रेजेंट होता है दैट इज़ द वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, राइट। दोनों में फ़र्क क्या है? डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन जो होते हैं ये हमारी बॉडी में जो नॉर्मल ब्रीथिंग होती है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, उसको कंट्रोल करते हैं। जबकि वेंट्रल ग्रुप ऑफ जो न्यूरॉन्स होते हैं ये नॉर्मल ब्रीथिंग में इन्वॉल्व नहीं होते, ये हमारी जो फोर्सफुल ब्रीथिंग होती है उसमें इन्वॉल्व होंगे। कैसे होंगे, क्या होंगे, अभी ध्यान से देखना। हम कहते हैं जब भी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास सिग्नल आता है तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इस सिग्नल को पहुंचा रहा है डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स के पास, और डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स उस सिग्नल को पहुंचाएंगे डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के पास। जैसे ही मसल्स के पास सिग्नल जाएगा दोनों मसल्स क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। और आपको पता है जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं तो कौन सी प्रोसेस हो रही होगी, दैट इज द इंस्पायरेशन, राइट, यानी कि एयर एंटर हो रही होगी लंग्स के अंदर। इंस्पायरेशन के बारे में हमने बताया था कि एक एक्टिव प्रोसेस होती है क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, और ये जो प्रोसेस होती है ये मैक्सिमम 2 सेकेंड्स के लिए होती है, राइट। अब क्या कहते हैं, अगर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास सिग्नल नहीं आ रहा तो डेफिनेटली बात है डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स के पास भी कोई सिग्नल नहीं जाएगा, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के पास भी कोई सिग्नल नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, मसल्स दोनों की दोनों क्या कर रही होंगी, रिलैक्स। और जब मसल्स रिलैक्स करेंगी उस प्रोसेस को आप नाम देते हो एक्सपायरेशन। और एक्सपायरेशन एक पैसिव प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पर कोई भी एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और इसकी जो ड्यूरेशन होती है दैट इज़ द 3 सेकेंड्स होती है। अब बात करते हैं वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। ये तो आपने बता दिया कि भाई फोर्सफुल ब्रीथिंग के दौरान कंट्रोल कर रहा है, ये फोर्सफुल ब्रीथिंग के दौरान यूज हो रहा है, और ये इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन उस हिसाब से करेगा। पर ये फोर्सफुल ब्रीथिंग प्रोसेस क्या है, देखो जब भी आपको फोर्सफुल ब्रीथिंग करनी होती है तो हम बहुत सोच समझ के करते हैं। जब भी कोई चीज़ सोच समझ के, यानी कि आपका ब्रेन यूज़ हो रहा है उस चीज़ के अंदर, आपका ब्रेन डिसाइड कर रहा है कि मुझे ये करना है या नहीं करना, दैट इज़ द वॉलंटरी ब्रीथिंग होती है। और हमारे ब्रेन में कौन सा हिस्सा, हम कहते हैं जो सेरिब्रम होता है ना, सेरिब्रम इस चीज़ को एनालाइज करेगा। सेरिब्रम ने सोचा कि अच्छा मुझे फोर्सफुल ब्रीथिंग करने की ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा, सेरिब्रम इस सिग्नल को पहुंचाने वाला है आपके वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स के पास, और ये वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन जो होते हैं फिर ब्रीथिंग को कंट्रोल करेंगे, फोर्सफुल ब्रीथिंग को कंट्रोल कर रहे होंगे, राइट। ऐसे ही जो सेकंड आपका सेंटर होता है दैट इज द न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो होता है ये पोन्स रीजन में प्रेजेंट होता है। पोन्स रीजन जो होता है ये भी पार्ट है हाइंड ब्रेन का ही। ये बेसिकली न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो होता है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का, न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो होता है ये बेसिकली क्या करता है, ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन को कम कर देगा। ड्यूरेशन अगर कम हो गया है तो डेफिनेटली बात है लंग्स जो होंगे वो पार्शियली फिल होंगे, और लंग्स अगर पार्शियली फिल हो रहे तो गैसेस का एक्सचेंज प्रॉपर नहीं होगा, बॉडी को मोर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, और उस ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो ब्रीथिंग रेट होता है वो इंक्रीज होता है। बहुत बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा, नीट में क्वेश्चन आया हुआ है आपका इस तरीके से कि कौन सा ऐसा पॉइंट होता है जो स्विच ऑफ कर रहा है इंस्पिरेशन को, यानी कि उसकी ड्यूरेशन को कम कर रहा है, दैट इज द न्यूमोटैक्सिक सेंटर। अगर न्यूमोटैक्सिक सेंटर के पास स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स आते हैं तब एक क्वेश्चन आता है कि अगर न्यूमोटैक्सिक सेंटर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है क्योंकि इसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल आ रहा है तो ब्रीथिंग कैसी होगी। तो देखो अगर आपको पता है स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा यानी कि ड्यूरेशन कम होती चली जाएगी, लंग्स की फीलिंग बहुत कम होगी यानी कि ब्रीथिंग का रेट बहुत ज़्यादा होगा। अगर ब्रीथिंग का रेट ज़्यादा हो रहा है तो डेप्थ ऑफ उस ब्रीथिंग की क्या होगी, लेस, और लेस डेप्थ होगी तो डेफिनेटली बात है उसको आप शैलो ब्रीथिंग कहोगे,
फास्टर ब्रीथिंग होगी क्योंकि इंस्पायरेशन की ड्यूरेशन जो है वो शॉर्ट हो गई है, राइट। अब उसके बाद जो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं दैट इज द कीमोसेंसिटिव रीजंस के बारे में, यानी कि केमिकल रेगुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक तो आपने न्यूरल रेगुलेशन के बारे में बात किया था, दैट इज द केमिकल रेगुलेशन होता है। केमिकल रेगुलेशन में हम क्या कहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, कीमोसेंसिटिव रीजंस प्रेजेंट होते हैं जो ब्लड को डिटेक्ट करते हैं, ब्लड के अंदर जो केमिकल्स हैं उनको डिटेक्ट करते हैं, राइट। जैसे हम कहते हैं हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, H+ आयन है। इन 3 चीज़ों के बारे में ध्यान से देखना। जब भी ब्लड के अंदर का पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन इंक्रीज होंगे तो जो हमारी बॉडी के अंदर कीमोसेंसिटिव रीजंस होते हैं ये इसे सेंस कर लेंगे, और ये सेंस करने के बाद उस सिग्नल को रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास जाएंगे और ब्रीथिंग की जो रिदम है उसको ऑल्टर कर देंगे। कैसे? ध्यान से देखना। जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे ही ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन इंक्रीज होते हैं, ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को सिग्नल करेंगे और रेट ऑफ इंस्पायरेशन को या रेट ऑफ रेस्पिरेशन को बढ़ा देंगे, क्योंकि बॉडी क्या चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकल जाए, राइट। तो वो कैसे बाहर निकालोगे? जब रेस्पिरेशन के रेट को बढ़ाओगे, राइट। अब ये सारी कहानी क्या चीज़ है, एक चीज़ ध्यान से देखना कैसे होता है। आपको पता है आयोटा होता है, आयोटा के पास ब्लड आया, आयोटा के अंदर ही आयोटिक बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, ये कीमोसेंसिटिव एरियाज होते हैं। आयोटा के अंदर जो ब्लड आया उस ब्लड को ये सेंस करती हैं। ऐसे ही कैरोटिड आर्टरीज होती है आपकी जो बेसिकली हार्ट से ब्लड को लेके जा रही है ब्रेन के पास, इनके पास भी कैरोटिड बॉडीज होती हैं, ये भी कीमोसेंसिटिव रीजंस होते हैं। ये दोनों के दोनों रीजंस जो होते हैं ना ये सेंस करते हैं ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो रहा है या H+ आयन ज़्यादा हो रहा है। जैसे इन्होंने सेंस किया तो ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को सिग्नल देती हैं। हम कहते हैं आयोटिक आर्टरी से सिग्नल लेकर जाती है वेगस नर्व, और कैरोटिड आर्टरी से जो कैरोटिड बॉडी से जो सिग्नल लेकर जा रही है दैट इज द ग्लोसोफेरेंजियल नर्व लेके जा रही है। और जैसे ही रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर एक्टिव होता है वो क्या करेगा? रेट ऑफ रेस्पिरेशन को इंक्रीज करेगा। पर आपके दिमाग में बार बार आ रहा होगा जब हम भी रेस्पिरेशन के बारे में बात करते हैं तो हम ऑक्सीजन को बड़ा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, बट जब कीमोसेंसिटिव रीजन के बारे में बात करें तो ऑक्सीजन की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हम कहते हैं कि कीमोसेंसिटिव रीजंस जो होते हैं ये इनसिग्निफिकेंट होते हैं ऑक्सीजन के लिए। ये कभी भी ऑक्सीजन की अमाउंट को मेजर नहीं करते, डिटेक्ट नहीं करते। चाहे ऑक्सीजन का अमाउंट कम भी हो रहा होगा तो दैट इज नॉट डिटेक्टेड बाय द कीमोसेंसिटिव रीजन। पर ये क्या करते हैं कि हाँ, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो रहा है तो ऑटोमेटिकली पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा होगा? इंक्रीज। ये इसको डिटेक्ट कर रहे हैं, राइट। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आया हो, राइट। थैंक यू सो मच।